वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हिंदी विषय को लेकर हम यहां पर आपके लिए लेकर आए दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी विषय को लेकर पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका टोटली एनालिसिस कर हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि जिस तरीके से हिंदी का हमारा एक इतिहास रहा है दोस्तों अब शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 30 में से कम 25 मार्क जो है आपको हिंदी के सेक्शन में पेपर 1 और पेपर 2 में 100% मिलेंगे दोस्तों। इस बात का हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों। मेंबरशिप हासिल कर लेने के बाद आपको यहां से करीब 250 वीडियो जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो अभी आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से ही मिला जुलाकर ये प्रश्न यहां पर बनाए गए हैं। प्रश्न है कि संकर और शंकर मतलब शब्द युग्म का एक जोड़ा दिया गया है। संकर और शंकर शब्द युग्म होगा। आप देखिए दोस्तों, संकर और शंकर का अर्थ क्या होता है। आप लोगों को पता है कि शंकर का अर्थ तो भगवान शिव होते हैं और शंकर का तो शब्द होता है दोस्तों अर्थ होता है मिश्रित। मतलब जहां पर अगर आप कहेंगे संकर की बात तो देखिए सर, जहां पर दो भाषाओं के शब्द से कोई एक शब्द बनता है, जिस तरीके से रेलगाड़ी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से एक शब्द बना है तो उसको हम संकर कहते हैं। और शंकर आपको पता है कि भगवान शिव का नाम है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको जो है दोनों पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो किस प्रकार पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह निम्न है। अब देखिए दोस्तों, पत्र के और अर्थ कौन से हैं। अनेकार्थक यानी और अर्थ, मतलब यहां पर जो 3 अर्थ दिए गए हैं ऑप्शन में, आपको बताना है कि पत्र के अनेक अर्थ का शब्द समूह या ग्रुप कौन सा है, वो आपको यहां पर बताना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है। 4 विकल्प आपके सामने है। अब देखिए पत्र क्या होता है। पत्र होता है दोस्तों चिट्ठी होती है। पत्र क्या होता है तो पत्ता होता है। और पत्र क्या होता है दोस्तों तो पंख होता है। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों प्रश्न का सिलेक्शन आप किस तरीके से करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और भर भर के नंबर जो है हमारे बच्चों को 2024 और 2025 की परीक्षा में हिंदी के सेक्शन में मिलेंगे दोस्तों। तो हिंदी का किसी तरीके का कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा हम संभाल लेंगे। आप बस हमारे साथ दोस्तों अगले कुछ दिन जो है परीक्षा तक बने रहेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न देखिए। प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द है। कौशल मतलब स्किल। कौशल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्किल होती है। मतलब आपको बताना है कि कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर नहीं है वाला प्रश्न पूछा गया है। पर्यायवाची शब्द म्हणजे काय तर समानार्थी शब्द, एका प्रकारे समानार्थी शब्दच असतो म्हणजे पर्यायवाची शब्द। आपल्याला या ठिकाणी 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे। आता हे बघा, स्किल म्हणजे कौशल म्हणजे काय तर योग्यता, ओके। कौशल म्हणजे स्किल म्हणजे काय तर कला, आणि कौशल म्हणजे स्किल म्हणजे काय तर हुनर, परंतु कपाल या ठिकाणी वेगळा अर्थ आहे। म्हणजे ऑप्शन जे डी दिलेला आहे
पर्याय जे 4 दिलेला आहे ते कौशल या शब्दाच्या पर्यायवाची शब्द नाही, म्हणजे ऑप्शन जे डी असेल ते आपला राईट आन्सर या ठिकाणी राहणार आहे. ऑप्शन जे डी असेल ते आपला बरोबर उत्तर असणार आहे. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4. आता हे बघा, प्रश्न क्रमांक 4 काय दिलेला आहे, सुप्त का विलोम शब्द क्या है. अब देखिए दोस्तों, विलोम शब्द क्या है आपको पता होना चाहिए. विलोम शब्द म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द. आता या ठिकाणी प्रश्न कशा प्रकारे विचारलेला आहे की सुप्त या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता, अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे. आपल्याला ऑप्शंस दिलेले आहे. देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, विक्षुब्ध, जागृत, सभ्य और सुस्त. तो देखिए दोस्तों, सुप्त का जो विलोम शब्द होगा, जो विरुद्धार्थी शब्द होगा, जो अपोजिट वर्ड होगा दोस्तों, वो होगा जागृत. मतलब विकल्प बी आपका यहां पर क्या होगा सर, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा. ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल सटीक ऑप्शन यहां पर क्या है होने वाला है. इसका कुछ स्पष्टीकरण भी आपके लिए यहां पर दोस्तों लाया गया है. आप देख सकते हैं कि जो पीले कलर का स्पष्टीकरण हम हमारे वीडियोस में लेकर आते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बदल बदल कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. आता या ठिकाणी आपल्याला माहिती दिलेली आहे, स्पष्टीकरण दिलेलं आहे की सुप्त का विलोम विकल्प बी में दिया गया शब्द जागृत होगा. ओके, अन्य विकल्पों में दिए गए शब्दों के विलोम निम्नमत है. आता हे बघा, विक्षुब्ध यासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता, तर अविक्षुब्ध, सभ्यसाठी असभ्य आणि सुस्तसाठी चुस्त. अशा प्रकारे बाकीचे सुद्धा आपण एक्सप्लेन या ठिकाणी दिलेले आहे. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5. पाचवा जे प्रश्न आहे ते अशा प्रकारे विचारलेला आहे की इनमें पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है. अब देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि मतलब आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं. यहां पर सीधे सीधे तौर पर प्रश्न पूछा गया है कि पूजा का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है. मतलब यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से 3 शब्द जो होंगे वो पूजा के समानार्थी शब्द होंगे, लेकिन एक जो है दोस्तों वो पूजा का समानार्थी शब्द नहीं है. तर हे बघा, पूजा म्हणजे काय, तर पूजा म्हणजे अर्चना. ओके, पूजा म्हणजे काय, तर पूजा म्हणजे आराधना. पूजा म्हणजे काय, तर पूजा म्हणजे वंदना. परंतु विकास म्हणजे डेव्हलपमेंट. या ठिकाणी विकास हा शब्द वेगळा दिलेला आहे, म्हणजे पर्याय जे 3 असेल, पर्याय जे सी दिलेला आहे मित्रांनो, ते आपला योग्य उत्तर राहणार आहे. ऑप्शन जे सी असेल ते आपला बरोबर उत्तर या ठिकाणी असणार आहे. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है. आता हे बघा, एक शब्द दिलेला आहे अप्रमेय, और प्रश्न पूछा गया है कि किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है. जशा प्रकारे आपण वाक्प्रचार मराठीमध्ये पाहतो तशाच प्रकारे हा प्रश्न आहे. आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे. जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव न हो, जो तोला या नापा ना जा सके. इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और सीधे सीधे पूछा गया है कि अप्रमेय का अर्थ क्या होता है. तो देखिए दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है वो होता है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको हम अप्रमेय कहते हैं. मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा, ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों. ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है होने वाला है. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7. 7वा जे प्रश्न आहे ते अशा प्रकारे दिलेला आहे की अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है. आता हे बघा, मुहावरे आणि लोकोक्ती संदर्भात नेहमी तुम्हाला एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षेमध्ये विचारला गेलेला आहे. टीईटी म्हणजे 2020 पासून हिंदी विषय महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षामध्ये ऍड करण्यात आलेला आहे आणि प्रत्येक वर्षी तुम्हाला मुहावरे आणि लोकोक्ती संदर्भात एक एक प्रश्न दोन्ही पेपरमध्ये म्हणजे पेपर 1 आणि पेपर 2 मध्ये विचारले जातात. आता या ठिकाणी प्रश्न आहे की अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है. तो सीधी सी बात है, बहाने बनाना. सीधी सी बात क्या है दोस्तों, बहाने बनाना. किसी को अगर किसी का कोई काम नहीं करना होता है तो वो क्या करता है, फिर अब तब करता है. मतलब आप वाक्य में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, अब तब करना म्हणजे काय, तर बहाने बनाना. ऑप्शन जे बी असेल, पर्याय जे बी दिलेला आहे ते आपला योग्य उत्तर राहणार आहे. ऑप्शन जे बी असेल मित्रांनो ते आपला राईट आन्सर या ठिकाणी असणार आहे. आता पुढचा प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 8. आता हा अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला मराठीमध्ये सुद्धा विचारले जातील. प्रश्न आहे की औपचारिक पत्र में ओके इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा. आता हे बघा, औपचारिक पत्रामध्ये कोणता पर्याय म्हणजे दिलेला नसेल, अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे. आता हे बघा, विषय,
ओके, विषय असेल, पत्ता सुद्धा औपचारिक पत्रामध्ये दिलेला असतो. ओके, आणि दिनांक सुद्धा असते, म्हणजे अभिवादन या ठिकाणी नसणार. म्हणजे पर्याय जे सी असेल, ऑप्शन जे सी दिलेलं आहे ते आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. पर्याय जे सी असेल मित्रांनो ते आपलं बरोबर उत्तर या ठिकाणी राहणार आहे. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 जे प्रश्न आहे ते अशा प्रकारे दिलेला आहे की हिंदी भाषा की शब्दावली में सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है. अब देखिए हिंदी भाषा की शब्दावली में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले, सर्वात जास्त वापरले जाणारे शब्द कोणते, अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे. तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द किंवा विदेशी शब्द. आता तत्सम आणि तद्भव मध्ये फर्क काय है आपल्याला माहित पाहिजे. तत्सम शब्द म्हणजे ते शब्द, संस्कृत के वो शब्द जो जैसे के वैसे हिंदी में या मराठी में इस्तेमाल होते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं. आणि तद्भव म्हणजे काय, तो तद्भव वो होते हैं जो हिंदी संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में हम क्या है दोस्तों उसको बदल कर इस्तेमाल करते हैं, उसको थोड़ा बहुत चेंज कर हम यूज करते हैं, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं. या ठिकाणी प्रश्न है कि हिंदी भाषा की शब्दावली में सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है. अब देखिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए शब्द कौन से हैं हिंदी भाषा में, तो तद्भव शब्द है. याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन जो बी यहां पर होगा, ऑप्शन जो बी यहां पर होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा. ऑप्शन जो बी होगा वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार पूछा गया है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है. अब देखिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लॉजिकली हम इस प्रश्न का उत्तर यहां पर देंगे तो अनुप्रास तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वर्ण की पुनरुक्ति कहीं पर हो रही है क्या, नहीं हो रही है. उपमा भी नहीं होगा दोस्तों क्योंकि यहां पर किसी चीज को किसी की उपमा नहीं दी गई है. ये दो बातें क्लियर हो जाती है. अब बचता है श्लेष और रूपक. अब श्लेष और रूपक का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए. सीधे सीधे तौर पर अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार जो है दोस्तों वो रूपक अलंकार होगा. अब रूपक अलंकार होने की वजह क्या है वो यहां पर हम देखेंगे क्योंकि जो पीले कलर के हमारे नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो दोस्तों. तो देखिए दोस्तों, पूरा रूपक अलंकार आप यहां पर समझ लेंगे, पूरा का पूरा रूपक अलंकार आप यहां पर क्या है समझ लेंगे. ध्यान से इसको पढ़ लेंगे कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी पंक्ति में रूपक अलंकार है. जयशंकर प्रसाद की इस पंक्ति में अंबर पर पनघट, तारा पर घट घड़े और उषा पर नगरी स्त्री का अभेद आरोप है. जहां पर अभेद आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है. गुणों की अत्यधिक समानता के कारण, समानता होने के कारण यह रूपक अलंकार है, न कि केवल उपमा. बात को याद रखेंगे दोस्तों. और अलंकार रूपक, जब उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए वहां पर क्या होता है दोस्तों, रूपक अलंकार होता है. बस ये एक लाइन आप याद रखेंगे कि जहां पर जब उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है. ये बात को आप समझेंगे. वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे. चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो दोस्तों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा पैसे आपको खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों 250 वीडियो आपको महाटेट 2026 के लिए बिल्कुल फ्री में मिलने वाले और सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको यहां पर फ्री में मिलने वाले हैं दोस्तों. तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे वीडियोस है दोस्तों वो अपलोडेड वीडियो है, लेकिन अगर कल ये वीडियो मेंबरशिप के लिए अपलोड किए जाएंगे तो आपको ये वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेंगे. तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों. वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपने शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है. प्रश्न क्रमांक 11. आता प्रश्न काय दिलेला आहे की कुंडलिया नामक एक छंद है. ओके, अब पूछा गया कि कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं. इसके बारे में आपने बिल्कुल कुछ पूछना नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा डीपली आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे. प्रश्न आपको इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, या हो सकता है ये क्वेश्चन जैसे कि वैसे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा. तो एक ही बात याद रखना कि कितने चरण है, दोहा में कितने हैं, चौपैया में कितने हैं, कुंडलिया में कितने हैं, रोला में कितने, चरण कितने हैं, यह बात आपको याद रखना है दोस्तों. तो यहां पर अगर आप बात होंगी कुंडलिया की तो कुंडलिया में होते हैं 6 चरण. कितने चरण होते हैं दोस्तों, 6 चरण होते हैं. तो मतलब आपका विकल्प भी यहां पर सही हो जाएगा. बहुत डीपली आपको प्रश्न नहीं पूछे जाते, मैं आपको बता रहा हूं वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और बहुत सिंपल प्रश्न क्या है आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. प्रश्न नंबर 12.
चलिए 12वां जो क्वेश्चन है वो देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। एक एक प्रश्न जो होने वाला है वो सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन जैसे कि वैसे देखने के लिए मिलेंगे। पूछा गया है कि इनमें से किसे उज्जवल रस या मधुर रस भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पहला अलंकार हुआ, उसके बाद छंद हुआ और छंद के बाद अब रस को लेकर प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहां पर प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको पूछा गया कि उज्जवल रस या मधुर रस किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उज्जवल रस और मधुर रस किसे कहते हैं। भक्ति रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या फिर वत्सल रस, इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। लेकिन जहां पर बात होती है उज्जवल रस की या जहां पर बात होती है दोस्तों मधुर रस की, तो यह कहते हैं भक्ति रस को। मतलब आपका विकल्प ए जो रहेगा, आपका पर्याय ए जो रहेगा दोस्तों, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक प्रश्न जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दायक होगा, क्योंकि जिस प्रकार का सिलेक्शन हम करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे वीडियो देखो आप और इसमें सिलेक्शन देखो प्रश्न का किस में एक बोगस क्वेश्चन मुझे आप बता देना कि सर ये क्वेश्चन कुछ काम का नहीं है। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन रोजाना देखे जाते हैं, उसमें से 20 या 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुने जाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते दोस्तों, पूरी किताबों में से ढूंढ कर आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन लाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आता है बघा, वाक्य जेव्हा म्हणजे वाक्याच्या शेवटी वापरल्या जाणाऱ्या विराम चिन्हाचे नाव काय। अशा प्रकारे हा सोपा प्रश्न है। जहां पर वाक्य खत्म होता है उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप कहेंगे तो हम हिंदी मराठी में क्या कहेंगे सर, उसको पूर्ण विराम कहेंगे। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है भाववाच्य छाटिए। अब देखिए यहां पर भाववाच्य कौन सा है। आपको 4 वाक्य यहां पर दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि भाववाच्य कौन सा है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, ये तो भाववाच्य नहीं है क्योंकि द्वारा आया, ठीक है। तोते से उड़ा नहीं गया, ओके ठीक है। अशोक ने आइसक्रीम खाई, ये भी भाववाच्य नहीं है। चोर पकड़ा गया, ये भी भाववाच्य नहीं है। तो सीधी सी बात है कि तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया, मुझसे बैठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। इस प्रकार के वाक्य जब आएंगे दोस्तों तो आप समझेंगे कि सर ये कौन से वाक्य होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों भाववाच्य होते हैं। आप बात को समझेंगे। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है ये कंफर्म प्रश्न है। मतलब कारक को लेकर एक प्रश्न पक्का आता है, नहीं आया तो आपको हम जवाबदार रहेंगे उसके। मैं आपको बता रहा हूं 8 कारक होते हैं। कारक को लेकर एक प्रश्न आता है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है, मैं सिर्फ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितनी भी टीएटी की परीक्षा होती है पूरे भारत में, मैं सभी की बात कर रहा हूं कि कहीं कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जहां पर कारक को लेकर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहां पर प्रश्न है कि लड़का पेड़ से गिरा, ओके कौन सा कारक है। लड़का पेड़ से गिरा, तो देखिए जहां पर अलग होने की बात होती है, हो सकता है पक्षी पेड़ से गिरा, ईंट छत से गिरी, ओके गंगा हिमालय से निकलती है। जहां से निकलने की बात होती है, भय, क्षमा, गिरना, अलग होना, तो उसको हम कहेंगे दोस्तों अपदान कारक कहेंगे। अपदान कारक कहेंगे। संप्रदान कारक में तो हम लेना देना करते हैं। कर्म कारक में आपको पता है राम ने श्याम को पीटा। अधिकरण कारक ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है स्पष्टीकरण हम यहां पर आपको बताएंगे। फिलहाल तो आपका ऑप्शन 1 जो रहेगा वो सही आंसर होगा। यहां पर आप देखेंगे कि अपदान कारक संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने, डरने, रक्षा करने, सीखने या तुलना करने के भाव प्रकट हो। इसका अभिविभक्ति चिन्ह से है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, से इसमें आता है जो पृथकता, अलग होना दर्शाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, एक और एग्जांपल दिया है कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसमें से जो है दोस्तों इसका विभक्ति चिन्ह है। ये भी आप याद रखेंगे। आपका विकल्प जो यहां पर 1 दिया गया है, हाँ विकल्प लड़का पेड़ से गिरा अपदान कारक है, हमने बी बता दिया, लेकिन ए सही है, ए सही है। चलिए विकल्प यहाँ पर बी नहीं होगा, ए सही होगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑप्शन आपका ए सही रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, आपके लिए महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के अपडेट नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। लगातार हम आपके लिए कॉम्बो पैक यहाँ पर बनाए रखे, जिसमें आपको 3 नोट्स मिलने वाले हैं, मराठी, हिंदी और बाल मानस शास्त्रों। बहुत जबरदस्त, बहुत बेस्ट क्वालिटी नोट्स है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 90 मार्क्स की ये नोट्स होने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। इतना आप पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपको 90 में से कम हमारे अनुमान के हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से 70 मार्क आपको यहाँ पर मिलना चाहिए दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है,
इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आपको हाई करना है, आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है दोस्तों। तुरंत आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप जेरोक्स कर इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सिर्फ हिंदी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो 219 रुपए में आपको हिंदी के नोट्स यहां पर मिल जाएंगे। 2 प्रश्न पत्रिका उसमें ऐड किए दोस्तों, 94 पेजेस का नोट्स है और टोटली साहित्यकार रचनाकार को लेकर टोटल कंटेंट इसमें ऐड किए दोस्तों। और 20 टॉपिक इसमें ऐड किए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इतना आप कर लेंगे तो हिंदी में आपके 25 मार्क फिक्स है, क्योंकि जिस प्रकार से नोट्स हमारे होते हैं, जिस प्रकार से हमारा रिजल्ट रहा है दोस्तों, आप हमारे बच्चों से भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर भी देख सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बेहतर हमारे नोट्स होते हैं दोस्तों। तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। देखिए दोस्तों, जहां पर क्रिया विशेषण का नाम आता है या पूछा जाता है कि किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं दोस्तों। विकल्प 1 जो रहेगा आपका सही होगा, ऑप्शन 1 जो रहेगा वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। 17वां जो प्रश्न है पूछा गया है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। मैं हमेशा ये बात आपको बताता हूं। तो यहां पर आपका जो कहेंगे आप दोस्तों कि शब्द कौन सा है, मूल शब्द क्या है, पुस्तक है। इसको आपने क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, मतलब दूसरी विलेंटी यहां पर आ रही है। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो आपका सी लगा है, मतलब ई लगा है। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। आप पूछा गया कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि संधि के तो 3 प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहां पर सिर्फ स्वर संधि के प्रकार पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। तो देखिए सर, यहां पर जहां पर स्वर संधि की बात आती है दोस्तों कि स्वर से जब स्वर मिलता है तो स्वर संधि बनती है, तो यहां पर 5 आपने क्या है आपका विकल्प बता देना है। अब वो 5 प्रकार कौन से है आप यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेंगे और आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि देखिए, पहला जो प्रकार होता है वो होता है दीर्घ संधि, पहला प्रकार। ओके, उसके बाद दूसरा जो प्रकार होता है आपका वो होता है गुण संधि, उसके बाद रुद्धि संधि, उसके बाद यन संधि और उसके बाद अयादि संधि। तो देखिए, इसको लेकर भी प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न आपको क्या पूछे जाते हैं, एक तो स्वर संधि को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा, व्यंजन संधि को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर आपका विसर्ग संधि को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। स्वर संधि के प्रकारों को लेकर अभी तक प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन यहां पर प्रश्न कैसा था, प्रश्न था कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, इतना तो हमको पता होना चाहिए। तो 5 प्रकार होते हैं, ये 5 प्रकार आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 19। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न पूछा गया कि कामायनी के रचनाकार कौन है। यह प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, बार बार परीक्षाओं में आता है, हर बार परीक्षाओं में आता है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त जी है, राम नरेश त्रिपाठी जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी है। तो देखिए दोस्तों, कामायनी जो है ये महाकाव्य है और किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा सर आपका वो विकल्प बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 4 रचनाएं आपको दी गई है और पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कौन सी रचना नहीं है। इस प्रकार का यह प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए गए हैं, रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्णावली या फिर भक्तमाल। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, आपको पता है गीतावली, कवितावली ये भी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, और श्री कृष्ण गीतावली ये भी जो है उन्हीं की रचना। लेकिन भक्तमाल ये रचना जो है नाभादास जी की है, ना कि तुलसीदास जी की। इसका स्पष्टीकरण हम देख लेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पर भक्तमाल सही आंसर होगा। स्पष्टीकरण देखिए कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास या नाभाजी है। इसका रचनाकाल संवत 1560 और 1680 के बीच माना जा सकता है। इस प्रकार क्या है माहिती भी दोस्तों दी गई है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमने देखे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो है दोस्तों महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए हिंदी के क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। 20 क्वेश्चन सेट है। यहाँ पर पेपर 1 के लिए हमने 10 क्वेश्चन सेट बनाए हैं, पेपर 2 के लिए हमने 10 क्वेश्चन सेट बनाए हैं दोस्तों। प्राइस सिर्फ 199 रुपये रखा है विथ आंसर की, मतलब सभी क्वेश्चन सेट में आपको क्या है यहाँ पर आंसर की भी दी गई है दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्रश्न संचय हमारे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मानो कि आप महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो मेन पेपर होता है दोस्तों उसकी प्रैक्टिस करें कि टोटली कॉपी मारा हुआ है, बिल्कुल प्रश्न हमारे, लेकिन फॉर्मेट जो है वो परीक्षा परिषद का है दोस्तों। तो इतने ज्यादा बेस्ट और क्वालिटी क्वेश्चन सेट हमने यहां पर क्या है बनाए हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।